गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 3 से पढ़ेंगे परागण। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें परागण, ठीक है, भ्रूणकोश, उनकी संरचना, बीजांड, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ अपन शुरुआत करेंगे परागण। तो एक तो होता है परागकण, ठीक है, और एक होता है परागण। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले देखिए परागकण। तो हमने जो संरचना बनाई थी लघु बीजाणु, ठीक है, अपन कह सकते हैं नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था लघु बीजाणु या परागकण कहलाती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? परागकण या लघु बीजाणु कहलाती है। अब यहाँ अलग सेंटेंस है परागण। तो पुष्प की संरचना देखते हैं तो ये भाग है जायांग, ये पुंकेसर, दल, बाह्य दल, ये होती है। अब आपको बताया था पिछले लेसन में परागकोश में क्या परिपक्व होते हैं? परागकण परिपक्व होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु बनते हैं। और जब परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है, यानी स्फुटन आपको बताया भी था मैंने अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ परागकोश में क्या होता है? स्फुटन होता है। तो परागकोश में जब स्फुटन होता है तो परागकण हवा के माध्यम से या अन्य माध्यम से कहाँ आ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। ये लो, कहाँ पहुँच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचना, परागकणों का कहाँ पहुँचना? वर्तिकाग्र पर पहुँचना। ये भाग कौन सा कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन हो गई? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? परागण। तो दोनों में डिफरेंस हो गया है, परागकण और परागगण। परागकण है नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। जबकि दूसरा परागण क्या होता है? परागकणों का कहाँ पहुँच जाना? वर्तिकाग्र पर पहुँच जाना, क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब जो ये क्रिया हुई है, कौन सी? परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है? अर्थात जो वर्तिकाग्र पर परागकण स्थानांतरित होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। अब परागण के प्रकार की बात करते हो तो परागण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण और दूसरा कौन सा होता है? परपरागण। अब स्वपरागण और परपरागण होता क्या है? देखिए जैसे एक ये पादप है, एक पादप ने यहाँ बना दिया और ये इस पे पुष्प है, ठीक है, 2 प्लांट बनाए मैंने, ठीक है। तो यहाँ दोनों की बात करेंगे, स्वपरागण और परपरागण दोनों की बात करेंगे। जब परागकण है वो स्वयं के पुष्प है, मान लीजिए ये पुष्प है और इसी के परागकण इसी के ऊपर आ गए वर्तिकाग्र पर। जब परागकण है वो स्वयं के पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरे या उसी पादप यानी इसी प्लांट के दूसरे पुष्प पर गिरे तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जब परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पे गिरे या उसी पादप, यानी केवल इस अकेले प्लांट की बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ पर, उसी पादप के अन्य पुष्प पर गिरे तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? परपरागण। तो एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधों के बीच परागण की क्रिया होती है, या कह सकते हैं इस पुष्प के परागकण इस पर आ गए दूसरे पादप पर, दूसरे पादप के पुष्प इस पर आ गए। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परपरागण।
ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया, अगर स्वयं के यानी एक ही प्लांट है, इसके परागण या तो इसी के पुष्प या इसी के दूसरे पुष्प पर आ जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सपरागण। और दो अलग अलग पादप है, जाति सेम होनी चाहिए और उनके परागणों का आपस में स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, परपरागण कहते हैं। अब यहाँ बात करेंगे स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण के प्रकार तो परिभाषा दोनों की बता दी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि जब परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, एक ही जाति के दो पादपों के मध्य पराग कणों का स्थानांतरण या पराग कणों का कहाँ पहुँच जाना, वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ स्वपरागण के प्रकार की बातें करेंगे। तो स्वपरागण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वयुग्मन, कौन सा होता है, स्वयुग्मन। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं या इसकी पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना। देखिए स्वयुग्मन क्या होता है, जैसे एक पादप है ये, ठीक है, इस पर ये पुष्प है, ठीक है, तो इसी प्रकार सभी में चारों तरफ पुष्प होंगे, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, मगर एक समझने के लिए अपन यहाँ देख रहे हैं। देखिए स्वयुग्मन क्या होता है, जब किसी पादप के पुष्प है, उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, यानी यहाँ पुष्प है तो इसके वर्तिकाग्र पे आ गए, है तो इसके आ गए और इसके आ गए। तो जब किसी पादप पर स्थित पुष्प के स्वयं के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पे आते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक है, तो यानी स्वयं के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वयुग्मन कहलाता है। दूसरा कौन सा आता है, सजात पुष्पी परागकण। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, अभी बात की है, एक ही पादप में होगी जो भी क्रिया होगी, यहाँ पुष्प है, यहाँ पुष्प है, ये पुष्प है, तो सजात पुष्पी परागण में क्या होगा, जब एक ही पादप के भिन्न भिन्न पुष्पों में परागकणों का क्या होता है, स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए इसके परागकण है नीचे वाले पुष्प पे आ गए, या इसके परागकण है वो इस पुष्प पे चले गए, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। तो एक ही पादप के भिन्न पुष्पों में परागकणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, परागण किसे कहते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण में परागण या तो उसी प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के अन्य पुष्प में आते हैं तो स्वपरागण। अगर दो प्लांट हैं उनके मध्य, दो पादप हैं उनके मध्य परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। स्वयुग्मन, स्वयं के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही परागकणों का स्थानांतरण स्वयुग्मन कहलाता है। जबकि सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, एक पादप में जो पुष्प है उनके मध्य परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण। अब यहाँ इसको नोट ध्यान देना, आनुवांशिक दृष्टि से, तो आनुवांशिक दृष्टि की बात करें तो ये क्या है, स्वपरागण है। क्या है, स्वपरागण। ठीक है, परंतु
कुछ वैज्ञानिक या अपन कहेंगे पारिस्थितिक दृष्टि से ये क्या है, परपरागण है। पारिस्थितिक दृष्टि से क्या है, परपरागण कहलाता है, परंतु आनुवांशिक दृष्टि से स्वपरागण ही इसे कहा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद अपन टॉपिक बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब स्वपरागण के अनुकूलन की बात करेंगे अपन। तो देखिए, स्वपरागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां, तो पीछे क्वेश्चन दे रखा है, स्वपरागण के अनुकूलन को समझाइए। तो स्वपरागण प्लांट में होगा तो उसके लिए क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए या क्या क्या युक्तियां होनी चाहिए, उसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है। तो स्वपरागण के अनुकूलन के लिए निम्न अनुकूलन है। सबसे पहले पुष्प क्या होना चाहिए, द्विलिंगी, या इसको अपन क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। द्विलिंगी पुष्प हो, ठीक है, या क्या हो, उभयलिंगी पुष्प हो। तो ये यदि पुष्प द्विलिंगी होगा अर्थात उसमें नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा। ठीक है। अगर दोनों यहाँ पर दोनों जनन अंग उपस्थित होंगे तो अपन उस पुष्प को क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है, तो उसमें नर जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाएंगे, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों पाए जाते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं, उभयलिंगिता या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो इन पुष्पों में अधिकतर कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है। जैसे मटर की बात करोगे तो उसमें कौन सी क्रिया पाई जाएगी, स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। नंबर 2, समकाल पक्वता। ठीक है, दूसरी कौन सी है, समकाल पक्वता। इससे देखो, सम का मतलब होता है समान समय में, काल का मतलब समय, समान समय में, पक्वता यानी यदि नर जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर समान समय में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, समान समय में परिपक्व होते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं। अगर किसी पुष्प में पुंकेसर हो या स्त्रीकेसर हो, वो दोनों समान समय में परिपक्व होते हैं, तो उनमें अधिकतर कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया ही होती है। ठीक है। तो दूसरा हो गया समकाल पक्वता। तो इस क्या बताओगे, जब समान समय में पुंकेसर व स्त्रीकेसर परिपक्व हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं। और तीसरा अनुकूलन है अनुन्मील्यता। इसको ध्यान से देखना एक बार। अनुन्मील्यता क्या होता है, अनुन्मील्यता का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, खिलते नहीं है, यानी वो हमेशा कौन सी अवस्था में होते हैं, बंद अवस्था में होते हैं, बंद अवस्था में होते हैं। तो बंद अवस्था में होंगे तो उनके अंदर कौन सी क्रिया होगी, स्वपरागण की क्रिया ही होती है। और ऐसे पुष्पों को, यानी जो कभी खिलते नहीं हैं और बंद अवस्था में होते हैं, उन पुष्पों को हम क्या कहते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के गुण को, यानी पुष्पों में पाए जाने इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं, अनुन्मील्यता कहते हैं। ठीक है। तो दोबारा देखो एक बार, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं, यानी बंद अवस्था में रहेंगे, और बंद अवस्था में रहेंगे तो उनमें कौन सी क्रिया होगी, स्वपरागण की क्रिया होगी। और बंद अवस्था में पुष्प रहते हैं, इन पुष्पों को क्या कहते हैं, अनुन्मील्य पुष्प। और इस प्रकार के जो पाए जाने वाले गुण को क्या कहा जाता है, अनुन्मील्यता। ठीक है। जैसे वायोला है, एग्जाम्पल पूछे आप इसके प्लांट का, तो वायोला, कनकोआ आदि है, उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, अनुन्मील्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन आए कि स्वपरागण के अनुकूलन बताइए, तो पहला हो गया द्विलिंगी होना चाहिए पुष्प, दूसरा समकालपक्वता यानी दोनों समान समय में परिपक्व होनी चाहिए, तीसरा अनुन्मील्यता यानी बंद अवस्था में रहेंगे तो उनमें कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया ही होती है, जैसे वायोला, कनकोआ आदि। ठीक है, आज स्वपरागण के अनुकूलन के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। कल के टॉपिक में पढ़ेंगे अपन परपरागण। ठीक है, आज के टॉपिक का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करके भेजने हैं। पहला है सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं, सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं। ठीक है, और दूसरा स्वयुग्मन क्या है। दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिख के फ़ोटो खींच के नाम सहित नाम भी लिखना है और फिर मेरे व्हाट्सएप पर आपको भेजना है ज़रूर। और पीछे भी कभी कमी है भेजे है आपने, तो अभी सभी बच्चे देख रहे हैं वो ज़रूर लिख के तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इन दोनों के उत्तर भेजें। धन्यवाद।